ये जो क्लास है जेआईबी के बी मॉड्यूल को आज से शुरू कर रहे हैं। इस बी मॉड्यूल में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उसमें से करीब 20 से 22 मार्क्स के जो है एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं और कॉम्प्रिहेंसिव टॉपिक हैं। सब में पूरी प्योर बैंकिंग का यूज है। इसमें पूरी प्योर बैंकिंग, बैंक में जो आप काम करते हैं, चाहे आप डिपॉजिट अकाउंट में काम कर रहे हैं या लोन्स अकाउंट में कर रहे हैं काम, या आप कलेक्शन में काम कर रहे हैं, आप इसके साथ में एडवांसेस में सिक्योरिटी वगैरह डील करते हैं। ठीक है, ये सारे टॉपिक इसमें है। इसमें से दो टॉपिक हमने मॉड्यूल बी के करा दिए हैं, एक है प्रायोरिटी सेक्टर और एक है एनपीए। प्रायोरिटी सेक्टर और एनपीए की बात करें तो 6 to 7 मार्क्स इन दो चैप्टर से आपको मिल जाते हैं पूरे जेआईबी में, चाहे वो फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन आए या सेकंड पेपर में। ठीक है, और उसके साथ साथ जो रिमेनिंग चैप्टर हैं उसमें हमने आज से शुरू कर रहे हैं। तो जैसा कि पहले चैप्टर का नाम है कस्टमर की रिलेशनशिप। कस्टमर जो होते हैं आपके, उनको कैसे आप लोग टर्मिनोलॉजी में यूज करते हैं। बैंकर कस्टमर रिलेशन, बैंक और कस्टमर की जो रिलेशनशिप्स हैं उनके टेक्निकल नेम क्या है, कस्टमर की लायबिलिटी क्या है, बैंकर की लायबिलिटी क्या है, जब कोई मामला कोर्ट में जाता है तो उसमें क्या क्या चीजें चेक की जाती हैं। तो इस तरह का इस चैप्टर में कवरेज किया गया और बैंक कस्टमर के जो है लीगल नेम दिए गए हैं कि जब भी कोई एक्ट वगैरह होता है तो उसमें हर पार्टी का एक नेम होता है, उस नेम को पूरे एक्ट में बार बार यूज किया जाता है, टेक्निकल नेम। ठीक है, अब कस्टमर राम सिंह श्याम सिंह हो सकता है, लेकिन बैंक के लिए वो कस्टमर है और उस कस्टमर का उसके एक्टिविटी के हिसाब से वो बैंक में क्यों आया है, उसके अलग अलग नेम्स है। तो ये चैप्टर हमारा इस बारे में सब बताता है। तो अब यहाँ जैसे उसने बताया बैंकर कस्टमर रिलेशन, तो सबसे पहली बात यह है कि बैंक कौन है। बैंक कौन है ये आपका जो टॉपिक है, जो भी हम समझ रहे हैं बैंक कौन है, ये आपका जो एलआरएबी का पेपर है उसमें भी बैंक की डेफिनेशन है, बैंक का एक्ट है, कहाँ पे ये बात बोली गई कि बैंक कौन है, बैंकिंग बिजनेस क्या है और बैंकिंग कंपनी क्या हो, बैंक कौन कौन से काम कर सकते हैं, बैंक कौन कौन से काम करना प्रोहिबिटेड है। तो ये सारे एक्ट में डिफाइन है। तो जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके 5B में, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसके सेक्शन, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 5B में, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट है उसमें क्या बोला गया है, तो उसने बोला हुआ है द टर्म बैंकिंग मीन्स एक्सेप्टिंग द पर्पज ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, एक वर्ड रहेगा यहाँ पे, एक्सेप्टिंग क्या, डिपॉजिट्स फॉर द पर्पज ऑफ क्या, चलिए स्क्रीन शेयर नहीं होता कोई बात नहीं। चैप्टर नंबर 12 में पहली चीज पढ़ रहे हैं हम लोग कि सबसे पहले हम लोग बैंक को समझेंगे, बैंक कौन होता है। तो बैंक समझने के लिए बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की सेक्शन 5B में ये बोला गया है कि बैंकिंग वो है जो एक्सेप्ट कर रहे हैं डिपॉजिट और उसी डिपॉजिट को या तो लैंड कर रहे हैं या उसी डिपॉजिट को कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, और ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो पब्लिक के लिए वे डिपॉजिट से कर रहे हैं, और जहां लोन दे रहे हैं वो डिमांड पे या अदरवाइज किसी और तरह से वो पेमेंट होगा, या उस डिपॉजिट को वो कस्टमर चेक से, ड्राफ्ट से, विड्रॉल फॉर्म से या किसी ऑर्डर से भी वो निकाल सकता है। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन द बैंकर इज engaged in the business of accepting deposit, और ये जो डिपॉजिट है कौन से कहाँ से लेना पड़ेगा, पब्लिक से, और यूटिलाइज करना है उस डिपॉजिट को क्या करने के लिए, किसी पर्पज के लिए, चाहे वो लैंडिंग हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट। ठीक है, फुली स्कोप ऑफ द टर्म बैंकिंग, बैंकिंग के बारे में कुछ इसेंशियल्स हैं बैंकिंग होने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट बातें। कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ आपके एग्जाम में कि आउट ऑफ दीज कौन सा बैंकिंग कहलाएगा कौन सा नहीं कहलाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात होना कि एक्सेप्टेंस होनी चाहिए इस काम के लिए, ये तो क्लियर हो गया। ठीक है, कंपनी एक्सेप्ट, जो कंपनीज है एक्सेप्ट कर रही है डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। तो कोई कंपनी अगर ट्रेडिंग या मैन्युफैक्चरिंग के लिए पैसा उठा रही है तो वो बैंकिंग नहीं है। बैंकिंग के लिए पैसा लेना है और पैसा दूसरों को देना है, अपने काम में नहीं लगाना है। ठीक है, द डिपॉजिट शुड बी एक्सेप्टेड फॉर पब्लिक
और जिस पब्लिक से लेंगे उसको क्या बोलते हैं, निधि बोलते, निधि, ठीक है। एंड मल्टी बेनिफिट्स दैट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम देयर मेंबर डू नॉट फॉल अंडर द डिस्क्रिप्शन। कई बार क्या होता है, कुछ लोग किसी और बेनिफिट के लिए भी लोगों से पैसा लेते हैं, तो जैसे कंपनी को बोल दिया कि पैसा लेके अपना ट्रेड कर रही है तो बैंकिंग नहीं है, ऐसे ही कुछ और लोग किसी और काम के लिए पैसा ले रहे हैं तो वो भी फिर बैंकिंग में नहीं आता है, चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी आर आउटसाइड। अच्छा, यहाँ पे जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है आर द आउटसाइड द परव्यू। तो कई बार कोऑपरेटिव सोसाइटी को भी क्या नहीं बोला गया हुआ है, कोऑपरेटिव सोसाइटीज आर नॉट, कौन नहीं है वो, बैंक नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी क्या करती हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटीज ले करके कुछ और काम करती है, जैसे मान लिया हैंडलूम बना रही हैं या हाउसिंग सोसाइटीज बना रही हैं, तो वो सोसाइटीज को बैंक नहीं बोला गया, ठीक। एक्सेप्टेंस और डिपॉजिट शुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो यहाँ पर जो पैसा आएगा कैश के फॉर्म में आएगा, और लार्ज फंड कई लोगों से वो एक्सेप्ट इकट्ठा करती है, ठीक। तो ये नॉर्मल बात हो गई यहाँ पे। अब आगे देखिए, एक्ट डू नॉट ओनली डिफाइन द बैंकिंग बट ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट सर्टेन इसेंशियल इंग्रेडिएंट। मीन्स उसने बैंकिंग को तो डिफाइन कर दिया, और कुछ इसेंशियल बातें जो हैं वो जब तक उसमें नहीं होंगी तब तक उसको बैंकिंग नहीं बोलेंगे। क्या बोलता है, हाँ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या बोलता है, ओनली ए फर्म और कंपनी एंड नॉट एन इंडिविजुअल आर परमिटेड टू एक्ट एज ए बैंक। तो उसने बोला कोई फर्म या कंपनी एंड नॉट एन इंडिविजुअल आर नॉट परमिटेड टू एक्ट एज ए बैंक, इनको बैंक नहीं बोला हुआ है। एन इंडिविजुअल इज नॉट अलाउड टू एक्ट, एक आदमी बैंक नहीं बन सकता, ठीक है। और जहां पर मोर देन 10 पार्टनर, और फर्म कंसिस्टिंग ऑफ नॉट मोर देन 10 पार्टनर, मतलब कम से कम 10 लोग जरूर चाहिए, और एक कंपनी इनकॉर्पोरेट अंडर इंडियन कंपनी एक्ट। तो कोई भी कंपनी अगर उसमें 10 से ज्यादा पार्टनर हैं, उसको हम बैंकिंग कंपनी बोल सकते हैं, अगर वो जो ऊपर बताए हुए काम करती है तो। अब 5C में क्या बोला हुआ है, 5C में बोला हुआ बैंकिंग कंपनी। देखिए 5B में बोला हुआ उसने बैंकिंग क्या होती है, और 5C में बोला हुआ है बैंकिंग कंपनी मींस ऐसी कंपनी जो ये काम करती है उसको हम बैंकिंग कंपनी बोलेंगे, ठीक है। मींस एनी कंपनी दैट ट्रांजेक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। अच्छा, अब एक बात देखिए 7(1) में क्या बोला गया, 7(1) में बोला हुआ है कि कोई लोग वर्ड बैंकर का यूज नहीं करेंगे, ना ही बैंकिंग शब्द का यूज करेंगे, ना ही बैंकिंग कंपनी का शब्द। इन तीनों शब्दों को यूज करने के लिए क्या किया गया, प्रोहिबिट्स किया गया है। ये सब कौन यूज कर सकता है, ओनली कौन यूज कर सकता है, बैंकिंग कंपनी ही इन वर्डों का यूज कर सकती है, और कोई अदर कंपनी या अदर कोई भी लोग इन शब्दों का यूज नहीं कर सकते। ये सेक्शन 7(1) में प्रोहिबिशन है, 7(1) में इन शब्दों का प्रोहिबिशन है, ठीक है। 7(2) में क्या है, ये तो कंपनी के लिए है, 7(1) तो कंपनी के लिए, और 7(2) के लिए है कि यूज ऑफ सच वर्ड बाय एन इंडिविजुअल और ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। मीन्स अगर इंडिविजुअल है वो भी यूज नहीं करेंगे, ये 7(2) में बोला गया है। क्या यूज नहीं करेंगे, वो वर्ड यूज नहीं करेंगे, ठीक है, यूज नहीं करेंगे। और इधर जो है 7(1) में कौन यूज नहीं करेगा, कोई भी कंपनी इसको, ठीक है, अदर देन बैंकिंग कंपनी इन शब्दों का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। मनी लेंडर आर नॉट बैंकर, तो ये भी एक डेफिनेशन में आ गया कि जो भी मनी लेंडर्स हैं वो बैंकर नहीं है। तो मनी लेंडर्स आर नॉट बैंकर, तो मनी लेंडर जो होते हैं वो बैंकर नहीं होते। द डेफिनेशन ऑफ बैंकर डज नॉट इंक्लूड इंडियन मनी लेंडर्स को नहीं शामिल, महाजन, साहूकार, सेठी, ये सब लोगों को यहाँ से मनी लेंडिंग में काम कर रहे हैं, लेकिन उनको बैंकर नहीं कहा गया, ठीक है। द मेन रीजन फॉर दिस इज दैट दे रन देयर बिजनेस एज ए इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, जबकि उसको कंपनी होना चाहिए अगर वो बैंक में करना चाहते। तो एक केस हुआ था यहाँ पे, केदरीसन छेतियार वर्सेस
रामानाथन चेतियार, तो दो लोगों के बीच में हुआ था। तो उसने कहा है कि मनी लेंडर लैंड हिज मनी ओन मनी, और बैंकर क्या करता है, दूसरे का पैसा यूज करता है। मनी लेंडर तो अपना पैसा जो इकट्ठा पुश्तैनी किया उसको बांटते हैं, लेकिन बैंक क्या होते हैं, पब्लिक से लेकर के उसको बांटते हैं। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बैंकिंग कंपनी कमीशन 1972 इंक्लूडेड इंडिनियस बैंकर फ्रॉम द टर्म बैंकर। तो उसने क्या करा कि जो बैंकर हैं उन्हीं को टर्म बैंकर यूज करने का वो दिया, अथॉरिटी दी। एक्सेप्टिंग डिपॉजिट मनी फ्रॉम, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर आपको बैंक चलाना है तो आपको पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना होगा, ठीक है। ई, और जो भी आप पैसा ले रहे हैं, कितने बार बता दिया मैंने कि आप लैंडिंग या क्या करेंगे, उस पैसे का इन्वेस्टमेंट करेंगे। चलो एक बात बताता हूं मैं आपको कि जो भी आप पब्लिक से डिपॉजिट लेते हैं तो उस डिपॉजिट का करते क्या है। उस डिपॉजिट का या तो आप लोन बांटते हैं, या आप क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, या आप क्या करते हैं, अपने पास कैश के फॉर्म में रखते हैं, या आप उस पैसे का क्या रखते हैं, रिजर्व। रिजर्व। रिजर्व से मतलब SLR और CRR। तो आपके पास जो भी पैसा होता है, आपके पास चार ऑप्शन है, ठीक है। इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो आप चाहें तो ना करें। क्या आप ऐसा कर सकते हैं लोन ना बांटे। यही तो मेन काम है सर बैंक का, लोन नहीं बांटेंगे तो बैंक कैसे का चलेगा। मेन काम यही है, और गवर्नमेंट ने भी आपको जिम्मेदारी दे रखी है कि आप लोन बांटे, लोगों तक पैसा पहुंचे। बचे हुए पैसे का आप इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं, और कुछ पैसा आप अपने पास इसलिए रखते हैं कि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए। लेकिन इन सबसे पहले जो काम करना होता है अपने पैसे का, आपको क्या करना पड़ता है, डिपॉजिट का सबसे पहले रिजर्व रखने का, ठीक है, स्टेटरी रिजर्व बोलते हैं। चलो आगे देखिए, डिपॉजिट जो भी आप जमा करेंगे, या तो वो डिपॉजिट आपको ऑन डिमांड पेबल होगा या इंस्टॉलमेंट, ठीक है। और जो भी विड्रॉल्स है आपके चेक वगैरह से हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें हमने इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं बैंकिंग के, ठीक है। और जो बैंक है उसमें कुछ अदर सर्विसेज भी कर सकता है। तो उसने बोला कैरी आउट सर्टेन अदर ट्रांजेक्शन एज प्रोवाइडेड सेक्शन 6। तो सेक्शन 6 में अदर वर्क बैंक को अलाउड किए गए हैं। सेक्शन 5 में क्या बोला हुआ है, बैंकिंग क्या होती है बोला हुआ है, बैंकिंग क्या होती है, ठीक है। और 7(1) में और 7(2) में क्या बोला हुआ है, बोलिए। प्रोहिबिशन बैंकिंग कंपनी, ये बैंकर बैंकिंग वर्ड यूज प्रोहिबिशन नहीं है, कर सकता। आप यूज नहीं करेंगे। कोई अगर कंपनी है तो वो अपना नाम बैंकिंग यूज नहीं करेगी। कोई अगर इंडिविजुअल्स हैं तो वो भी ये काम नहीं करेंगे, ये काम नहीं, ये नाम यूज नहीं करेंगी अगर वो प्रॉपरली बैंकिंग का काम नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसमें अदर सर्विसेज आपको पता ही है कौन कौन सी बैंकिंग सर्विसेज होती है, ठीक। चलो आगे देखो। और आजकल क्या है, बैंक एडिशनल सर्विसेज ले रहा है, वेल्थ मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट अप्रेजल कर रहा है, थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को सेल करने का काम कर रहा है, म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस, एग्जीक्यूटर ट्रस्टी सर्विसेज। ट्रस्टी का एग्जीक्यूटर बनता है, मीन उसमें जो भी उसका पैसा जमा है उसको उसको उसके प्रोसेस में कंप्लीट करना, जो उसके लिए बोला गया है वो काम भी बैंक करने लगे हैं आजकल, ठीक है। टैक्स का एक्सेप्टेंस करना, और स्टैम्प ड्यूटी डॉक्यूमेंट में लगा करके ये बताना कि हाँ इन्होंने वो फीस दे दी है। सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग करना, फैक्टरिंग सर्विसेज, वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग और डीमेट सर्विस, ये सारी सर्विसेज आप बैंक आजकल कर रहा है, ठीक है। चलो अब बात आती है, बैंकर तो समझा दिया आपने, लेकिन कस्टमर कौन है। बैंक का समझा दिया, लेकिन कस्टमर कौन है। तो कस्टमर कौन है, हु इज अ कस्टमर। कस्टमर में कौन बोलता है, बिफोर वी अंडरस्टैंड द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इट इज नेसेसरी टू नो द कॉल कस्टमर है कौन, ठीक है। तो उसने बोला बैंक ऑफ ए बैंक इज नॉट डिफाइंड बाय लॉ, मतलब कहीं पे कस्टमर की डेफिनेशन नहीं है, लेकिन ऑर्डिनरी एक पर्सन है जो बैंक में कंसीडर किया जाएगा कि हाँ ये बैंक का कस्टमर है, उसके लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट बात।
तो कुछ जजमेंट में बात हुई है, तो उसमें क्या है, बाय लेइंग एम्फेसिस ऑन द पीरियड फॉर विच द अकाउंट हैड एक्चुअली बीन मेंटेन फॉर। तो यहाँ पर इसमें बोला हुआ कोई अपना अकाउंट एक पीरियड के लिए मेंटेन कर रहा है तो उसको आप कस्टमर बोल सकते हैं। फिर अब इसमें जॉन पीजेट हैं, उनके अनुसार कौन है, टू कॉन्स्टिट्यूट ए बैंक टू कस्टमर देयर मस्ट बी सम रिकॉग्नाइजेबल कोर्स और हैबिट ऑफ डीलिंग द नेचर ऑफ द रेगुलर बैंकिंग बिजनेस दिस डेफिनेशन। अब उसने कहा कोई ऐसा बंदा जो रेगुलर बैंकिंग बिजनेस की नेचर की डीलिंग को कैसे करता है, रेगुलर करता है। ठीक है, रेगुलर अगर कोई ऐसी बैंकिंग बिजनेस की एक्टिविटी आपके साथ कर रहा तो आप उसे कस्टमर बोल दिए। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ ए बैंक ले एम्फेसिस ऑन द ड्यूरेशन ऑफ द डीलिंग बिटवीन द बैंकर एंड कस्टमर, मतलब वो कितने समय तक है। अगर वो बोल रहा कि भैया कम से कम 6 महीने तक होना चाहिए, या किसी ने बोला कम से कम 1 साल से होना चाहिए, तो ऐसी थ्योरी का क्या नाम दिया उन्होंने, ड्यूरेशन टाइम, ड्यूरेशन थ्योरी, लॉन्ग रिलेशनशिप। According to viewpoint of the person does not become a customer of the bank on opening of the, तो कई बार क्या है उसने कि अगर वो ओपन कर रहा है अकाउंट तो वो कस्टमर नहीं है, मतलब ओपन करने के बाद डीलिंग ही नहीं कर रहा, कस्टमर जैसा ही नहीं कर रहा है, तो उसने कहा उसने उसको आदत होनी चाहिए, हैव बीन accustomed टू डील विद द बैंकर बिफोर ही इज डेजिग्नेटेड एज ए कस्टमर। तो कस्टमर की तरह उसे आकर के क्या करना है, काम भी करना, अपना जो बैंकिंग बिजनेस है वो काम करना है। तो यहाँ पर एक तो ड्यूरेशन वाली बात आ गई। अब आती है बात डॉक्टर हार्ट, अ कस्टमर इज वन हु हैज एन अकाउंट विद द बैंकर और फॉर whom banker habitually undertake the act such as supporting the viewpoint। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जो हार्ट साहब हैं इन्होंने बोला कि एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो बैंक में अकाउंट खोले या ऐसी सर्विसेज आपके बैंक में लेने आए जो हैबिचुअली बैंक करता है और वो भी करने आता है। ठीक है, तो इसमें कलकत्ता हाई कोर्ट ने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और गोपीनाथ नायर के बीच में किया था। ब्रॉडली स्पीकिंग कस्टमर इज ए पर्सन हु हैज द हैबिट पर बार बार आ रहा of resorting to the same place or person to do business. So far as banking transactions are concerned, he is person whose money has been accepted and the footing the banker will honor up to the amount standing। मतलब यहाँ पे इसने एक बात और बोली है कि कस्टमर उसे मानेंगे जो बैंक में पैसा रखता है और समय समय पर आके उसे निकालता है बैंक के अकॉर्डिंग, irrespective of his connection being a short और चाहे वो शॉर्ट हो या लॉन्ग। तो अलग अलग डेफिनेशन है। अब केवाईसी पॉलिसी की बात आई तो केवाईसी पॉलिसी में एक क्वेश्चन अक्सर आता है कि कौन सा एक्ट ने केवाईसी का कॉन्सेप्ट लाया, वो कौन सा एक्ट है, पीएमएलए रूल्स, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट को प्रिवेंट करने वाला जो एक्ट है 2002 का ये एक्ट है। ठीक है, और इसमें 2005 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था, 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ था। और केवाईसी के रूल इसी एक्ट से कब आए, 2010 में आए। ठीक है, अगला बेनिफिशियरी ऑफ ट्रांजेक्शंस कंडक्टेड बाय प्रोफेशनल्स इंटरमीडियरीज सच एज स्टॉक ब्रोकर। अब कई बार क्या होता है कुछ प्रोफेशनल इंटरमीडियरीज भी जो हैं बैंक के साथ ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे स्टॉक ब्रोकर हैं, चार्टेड अकाउंटेंट हैं, सॉलिसिटर्स हैं, एज परमिटेड जो भी लॉ के अकॉर्डिंग है वो ये वाला काम भी करती हैं। एनी पर्सन और एंटिटी कनेक्टेड विद द फाइनेंशियल। तो यहाँ पर जो कस्टमर की डेफिनेशन आ रही है तो पीएमएलए के अकॉर्डिंग उसने एक तो बोल दिया केवाईसी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा जिसका भी अकाउंट है या उसकी बिजनेस रिलेशनशिप है। तीसरा ऐसे लोग जो स्टॉक ब्रोकर चार्टेड अकाउंटेंट हैं उनके ट्रांजेक्शन्स अगर बैंक में आते हैं वो भी कस्टमर हो गए। चौथा कोई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से कनेक्टेड है, कैन पोज सिग्निफिकेंट रेपुटेशनल और अदर रिस्क टू द बैंक, जिसकी वजह से कुछ ऐसा डर बैंक को लग जाए कि उसका कुछ नुकसान हो सकता है, रिस्क है,
कोई वाईफाई ट्रांसफर कर रहा, वायर ट्रांसफर कर रहा, हाई वॉल्यूम का डिमांड ड्राफ्ट बना रहा है, तो उसको भी कस्टमर की कैटेगरी में देखना है आपको, ठीक है। Does a person who has a bank account in his name and for whom banker undertake the provide the facility of banker, तो यहाँ पर बोला कि एक बंदा जिसके नाम से अकाउंट है और उसके नाम से बैंकर सर्विसेज फैसिलिटेट हो रही हैं, तो उसको इज टू बी कंसिडर एज कस्टमर। ऐसे लोगों को आप कस्टमर बोल देंगे। एन इम्पॉर्टेंट कंसिडर विच डिटरमाइन द पर्सन स्टेटस एज ए कस्टमर इज द नेचर ऑफ डीलिंग। और कई बार क्या होता है कि उसकी डीलिंग के नेचर के हिसाब से उसको हम लोग कस्टमर डिटरमाइन करते हैं। इट इज एविडेंट फ्रॉम द अबव दैट द डीलिंग विद द कस्टमर मस्ट बी रिलेटिंग टू द वो जो भी डीलिंग है उसकी ऐसा ना हो प्रॉपर्टी डीलिंग करता हूँ और आपसे रिलेशन बन गया उसका रिलेशन आपके बिजनेस बैंकिंग जो बैंकिंग बिजनेस है उससे रिलेटेड होना चाहिए, ठीक है। तो कस्टमर में क्या चीजें हुई देखना आप ध्यान से। पहली तो हुई जो बैंक अकाउंट, चाहे वो कोई सा भी हो, वो ओपन किया उसके नेम से और उसमें पैसा जमा किया, एक बात। दूसरा, द डीलिंग बिटवीन द बैंकर एंड द कस्टमर मस्ट बी द नेचर ऑफ बैंक। और वो जो भी काम कर रहा है उसका कोई, चाहे अकाउंट नहीं है उसका, लेकिन उसकी रिलेशन ऐसी है बैंक के साथ कि जिसमें ऐसा लगे कि वो जो काम कर रहा है वो बैंकिंग का एक कोर काम है, ठीक है। तो बैंकिंग के कोर काम के साथ सेक्शन 6 में क्या बताया गया है, एडिशनल एक्टिविटी। सेक्शन 6 में क्या बताया है, एडिशनल एक्टिविटी अलाउ करी हुई है बैंक, ठीक। अब बैंकर नीड टू नेसेसरली बी ए पर्सन। अब देखो यहाँ पे इसने पॉइंट बोलिया कि वो एक पर्सन होना चाहिए, ठीक है। अब पर्सन में कौन होता है, देखो, चाहे वो फर्म हो, जॉइंट स्टॉक कंपनी हो, सोसाइटी हो, सेपरेट लीगल एंटिटी हो, मे भी ए कस्टमर, ये सब लोग कस्टमर हो सकते हैं, ठीक है। और ये बात डिफाइन की हुई है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के 45 सेक्शन 45 जेड में। सेक्शन में क्या है, कस्टमर इंक्लूडेड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को भी उन्होंने बोला कस्टमर, कोई कॉरपोरेशन है उसको भी बोला हुआ है कस्टमर। सिंस द बैंकर कस्टमर रिलेशनशिप इज कॉन्टेक्चुअल, it follow that any person who is competent to contract can open or deposit account with the bank branch और choice you can। तो कोई भी है, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई भी कह रहा, कोई भी पर्सन है जो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट होना चाहिए, वो डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर सकता है किसी भी बैंक की ब्रांचों में अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। और कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए कितने एज की जरूरत है, 18 ईयर्स ऑफ एज। लेकिन अभी क्या एक फैसिलिटी दे दी है कि जो चिल्ड्रन है उनको, अगर वो 10 साल से बड़े हैं तो उनको भी इंडिपेंडेंटली अकाउंट खोल सकते हैं, आरबीआई ने परमिट किया हुआ है, ठीक है। आरबीआई अलाउड बैंक्स टू ऑफर एडिशनल फैसिलिटीज लाइक इंटरनेट बैंकिंग। तो अब उनको इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम वगैरह भी सारी सर्विसेज दें जो है बैंक में दी जा सकती है, ठीक है। चलो, पहला रिलेशन आ गया। देखो अब यहाँ पे रिलेशन शुरू हो गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हो गया है कि डेटर क्रेडिटर का रिलेशन, डेटर और क्रेडिटर, ठीक है। बैंक इज ए डेटर एंड कस्टमर इज क्रेडिटर। किसमें, किस केस में, डिपॉजिट में। तो डिपॉजिट दिया किसने, अगर डिपॉजिट पब्लिक ने दिया हुआ है तो पब्लिक क्या होती है, क्रेडिटर, और बैंक क्या होता है, डेटर। ये कौन सी केस में है, डेटर क्रेडिटर। और ये ध्यान रखना कि हमेशा जो रिलेशन होते हैं बैंक वाला पहले शब्द बोला जाता है, बैंक वाले का शब्द पहले होता है। तो बैंक इसमें खुद कर्जदार है, बैंक इसमें खुद क्या है, कर्जदार है। तो बैंक क्या है, डेटर है। और जो पब्लिक है जिसने पैसा जमा किया है वो कौन है, वो क्रेडिटर है, ठीक है। अब मनी इज लेंड टू द बैंक, अगर बैंक को आप पैसा देंगे तो उसके लिए क्या बोलता हुआ कि वो पैसे को अपने साथ बांधे नहीं रख सकता। मीन्स कहने का मतलब है, इट इज नॉट बाउंड टू रिटर्न द नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ द सेम डिनोमिनेशन एज इट वाज योर। मीन्स अगर उसने कोई 2000 रुपए का नोट जमा किया था जिसका आखिरी डिजिट 99 था, ऐसा नहीं है कि जब वो लेने आएगा तो कहेगा मुझे वही वाला नोट दो जो मैंने आपके पास जमा किया। तो उसने बोला हुआ जो करेंसी एंड कॉइन्स है वो चेंज हो सकती है, डिनोमिनेशन भी चेंज हो सकता है, लेकिन
ओवरऑल वॉल्यूम आपको वही मिलेगा जो आप मांगने जाएंगे, ठीक है। डिमांड ऑफ पेमेंट शुड बी मेड बाय द कस्टमर, कस्टमर जब तक पैसा ना मांगे तब तक आप पैसा नहीं देंगे, ठीक है। और डिमांड का एक तरीका होना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, उसने प्रॉपरली एक फॉर्म भरा हो या चेक, ड्राफ्ट या विड्रॉल फॉर्म भरा हो या ऑर्डर दिया हो, तभी आप करेंगे। लेकिन वर्बली का कोई भी क्लॉज नहीं है, वर्बली आप विड्रॉल नहीं कर सकते, ठीक है। डिमांड शुड बी मेड ड्यूरिंग द वर्किंग डेज एंड वर्किंग आवर्स अंडर सेक्शन 25 एंड 65 ऑफ एनआई एक्ट। एनआई एक्ट में ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है कि जो डिमांड होनी चाहिए वो कब होनी चाहिए, बैंक के खुलने के समय पर होनी चाहिए, और उस दिन बैंक खुला हो और समय जो है बैंक का होना चाहिए। जैसे बैंक में बोला हुआ है कि आप पेमेंट कितने बजे से कितने बजे तक ले सकते हैं, 10 से 4। 10 से 4, ठीक है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आपके 10 से 4 हो सकते हैं, तो वो आपका वर्किंग आवर है, वहीं आप करेंगे। फॉर द मनी डिपॉजिटेड द क्रेडिटर यानी कस्टमर डज नॉट कॉल फॉर एनी सिक्योरिटी। और देखो, आप जब पब्लिक को लोन देते हैं तो उससे सिक्योरिटी लेते हैं कि भैया अपना मकान गिरवी रख दें, लेकिन पब्लिक आपको पैसा दे रही है वो विदाउट सिक्योरिटी दे रही है, ठीक है। इन केस ऑफ डिमांड डिपॉजिट अकाउंट रिपेबल ऑन डिमांड, तो लॉ ऑफ लिमिटेशन भी काम नहीं करेगा। लॉ ऑफ लिमिटेशन का मतलब ये है कि आपने कोई पैसा जमा करा, सपोज कीजिए कस्टमर ने 1980 में आपके वहां 10,000 रुपये जमा कर दी, तो 2022 में वो डिमांड कर रहा अपने पैसे, तो आप उसका पैसा देंगे या नहीं देंगे, पहला क्वेश्चन मेरा। नहीं देंगे। सर 10 साल के बाद तो डीफ अकाउंट में चला जाता है। 10 साल के बाद डिमांड में तो दे सकते हैं ना सर, डिमांड जब भी करता है वो कस्टमर को। ठीक है, और कुछ बताएं। अच्छा, यही उल्टा कर लेते हैं कि आपने 1980 में एक लोन दिया हुआ है और आज आप लेने चले जाए लोन को लेने, तो आप ले सकते हैं उससे लोन? वो देगा तो ले लेंगे सर। और अगर मना कर ले दे सकते, तो कोर्ट नहीं जा सकते? जा सकते। कोर्ट ऑर्डर करेगा उसको पैसा देने का? नहीं सर, कोर्ट बोलेगा आप इतने दिन से क्या कर रहे हैं। बिल्कुल बोलेगा। अच्छा, जो इतने दिन वाली बात आपने बताई, तो उसके लिए कुछ समय भी तय है? यस सर, लिमिट होंगे ना ईयर्स में। कितना? कितना है सर वो तो याद नहीं है। एक्चुअली तो 3 साल का नॉर्मल लिमिट रहता है, बट बिल्कुल 3 साल ही है। हाँ 3 साल। अगर बैंक अपना पैसा देने के 3 साल बाद उसके पास लेने जाता है, तो वो कोर्ट में जाके कहेगा कि लिमिटेशन एक्ट के अकॉर्डिंग 3 साल के बाद पैसा आप नहीं मांग सकते, और वो जीत जाएगा। इसीलिए बैंकों में जो पुराने लोन्स होते हैं उसमें जब भी आप बोरोवर के पास जाते हैं तो एक पेपर होता है रिवाइवल फॉर्म, उसमें एक रुपए का टिकट लगा के क्या करते हैं, उससे दोबारा से कंफर्मेशन कराते हैं। क्या कराते हैं? कंफर्मेशन कराते हैं कि भैया ये लोन मैंने आज से 30 साल पहले लिया था, वो मैं जल्दी दे दूंगा। तो जैसे ही वो कागज दे देगा, तो कागज देने का मतलब है कि आपका लोन क्या हो गया, रिवाइव हो गया। क्या हो गया लोन आपका? रिवाइव हो मतलब गया। फर्दर 3 इयर्स के लिए वो होगा। हाँ, फर्दर 3 ईयर के लिए जिंदा हो गया। तो यहाँ पर यही कह रहा है कि पब्लिक के मामले में लॉ ऑफ लिमिटेशन काम नहीं करता। अगर वो 50 साल बाद भी आपसे पैसा लेने आएगा तो आपको पैसा देना होगा, चाहे आपने वो पैसा कहाँ भेज दिया है, आरबीआई को, कौन से अकाउंट में? डीफ अकाउंट। डीफ अकाउंट, ठीक है। तो किसी भी अकाउंट में आप भेजिए, लेकिन जब जरूरत होगी तो आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अच्छा, अब उल्टा हो गया, जो क्रेडिटर है वो कौन बन गया? बैंक। तो ऐसा कौन से केस में होता है? लोन के लिए। लोन के केस। अगला आ गया बैंक एज ए ट्रस्टी, मतलब बैंक कभी कभी अपने आप को एज ए
ट्रस्टी भी रखता है, ठीक है। इफ ए कस्टमर कीप सर्टेन वेरिएबल, अगर कस्टमर ने कोई सामान आपके पास रखा है या कोई सिक्योरिटी रखी हुई है, ठीक है, आपके वहां कहाँ रखी हुई है, सेफ कीपिंग में रखी हुई है, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, आप अपने आप को एक ट्रस्टी बोलेंगे, ठीक है। तो अगर कोई वैल्यूएबल या सिक्योरिटी आपने रखी है सेफ कीपिंग के लिए या सेफ डिपॉजिट के लिए, तो वहां पर आप कौन होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, उसके उस सामान की सुरक्षा करने के लिए ट्रस्टी हैं आप, ठीक है। इन केस ऑफ ए केस है यहाँ सुब्रमण्यम पिल्लई और अदर्स के बच्चे उसमें वर्सेस बैंक में, बैंक के अगेंस्ट में जो केस था, पल्लई सेंट्रल बैंक लिमिटेड के अगेंस्ट में केस था। सर्टेन पर्सन डिपॉजिटेड 2000 ईच इन द बैंक एज ए गारंटी मनी टू द परचेज कार्स, द बैंक फेल बिफोर दे कुड गेट द व्हीकल, the court was in the view that the bank should act as a trustee and that the money should be refunded from the bank asset on the basis of the preferential debts, means उसे बैंक वालों को अपने प्रेफरेंशियल डेट के हिसाब से, पहले जैसे होता है ना, सबसे पहले किसका पैसा देंगे फिर उसके बाद किसका देंगे, तो उसी तरह से ट्रस्टियों का भी पैसा उसको वापस करना है। ट्रस्टी होल्ड मनी और एसेट एंड परफॉर्म certain functions on the benefit of the other person का call the beneficiary, यानी जिसका पैसा जमा था उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी, जिनका पैसा जमा था उनको हम बोलते हैं बेनिफिशियरी, ठीक है। और इन अदर केस कस्टमर रेमिटेड मनी, कई बार क्या होता है कस्टमर ने दिल्ली से पैसा भेजना ऑस्ट्रेलिया और बैंक में डिपॉजिट कर दिया, तो बैंक एज ए ट्रस्टी होता है वहां पे, और वो इंस्ट्रक्शन पे क्या करता है, विद इंस्ट्रक्शन टू परचेज शेयर्स स्टॉक्स ऑफ ए कंपनी, द बैंक बॉट शेयर्स इन पार्ट बट बिफोर कंप्लीटिंग द रेस्ट ऑफ द परचेज इट फेल्ड, मतलब बैंक को बोला गया भैया ये पैसे पकड़ो और आप कुछ शेयर खरीद लेना, तो बैंक ने कुछ तो खरीद लिए थे लेकिन बाद में बैंक फेल हो गया, तो वहां पर क्या हुआ, बैंक स्टूड इन द पोजीशन ऑफ द ट्रस्टी, तो बैंक को भी क्या करेगा, वो बाकी पैसा उसे देना पड़ेगा। वाज एंटाइटल्ड टू द रिफंड ऑफ द अनस्पेंड, जितना पैसा बचा था वापस करना पड़ेगा, ठीक है। अगला आता है बेली और बेलर, बहुत कंफ्यूजिंग वाला है, बेली और बेलर बहुत कंफ्यूजिंग वाला आता है, इसलिए ध्यान से समझ लेना। बेल माने होती है एक तरह से जमानत होना, जमानती पे कोई सामान रखना, बेल पे कोई सामान रखना, तो क्या बोला हुआ, कुछ उसने डिपॉजिट किया, वैल्यूएबल बॉन्ड या सिक्योरिटी कुछ भी डिपॉजिट किया, ठीक है, अपनी सेफ कस्टडी में रख लिया। बैंक एक ट्रस्टी तो है, उसके साथ ऑल्सो बिकम ए बेली। ध्यान रखना कि अगर आप किसी का सामान रख रहे हैं तो आप नॉर्मली आप ट्रस्टी हैं, लेकिन क्योंकि आपने वो सामान किसी काम के लिए रखा हुआ है तो आप एक तरह से बैंक बेली भी है इसमें, ठीक है, और कस्टमर क्या है यहाँ पे, बेलर है। अकॉर्डिंग टू हिम द टर्म्स ऑफ सेक्शन 148 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द बैंक बिकम्स कस्टोडियन ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द कस्टमर एंड हेंस एज ए बेली इज लायबल फॉर एनी लॉस, मीन्स यहाँ पर देखो कस्टोडियन भी बैंक आया और ट्रस्टी भी बैंक हुआ और कस्टमर क्या हुआ यहाँ पे, बेलर। तो अगर बैंक एज ए बेली या एज ए ट्रस्टी कोई भी सामान रखता है तो उसको वो कस्टमर का बेलर है, ठीक है। द फाइंड लॉस्ट गुड्स सेक्शन 71 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सो रिटर्न एनी इंक्रीज इन द, और कई बार क्या होता है कि अगर कोई सामान बैंक में रखा हुआ है और उसमें कोई वैल्यू बढ़ जाए तो उसको वो वैल्यू भी ट्रू ओनर को वापस करनी पड़ती है, क्योंकि वो जो गुड्स है उसने एक एज ए कस्टडी रखा हुआ, ट्रस्टी रखा हुआ। अंडर सेक्शन 164 द फाइंडर हैज टू टेक केयर ऑफ द सच गुड्स एज एन ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन, दीज आर एग्जाम्पल ऑफ द, ठीक है। एजेंट प्रिंसिपल का आपको पता है, जब भी बैंक किसी के बिहाफ पे कोई काम करता है, जैसे खास तौर से कलेक्शन करना, इंश्योरेंस प्रीमियम देना,
क्लब की फीस जमा कराना, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, टेलीफोन बिल है, इंश्योरेंस प्रीमियम, क्लब फीस है। तो ये सब जब इकट्ठा कर रहा है तो बैंक कैसे काम करता है? बैंक एक एजेंट की तरह करता है, और जो पार्टी होती है वो एक प्रिंसिपल की तरह काम होता है। और कोई गलती होती है तो उसमें कौन जिम्मेदार होता है? आखिरकार में कोर्ट के हिसाब से प्रिंसिपल रिस्पॉन्सिबल होता है। क्यों? क्योंकि जो उसने आदमी रखा हुआ है, अगर उसने कोई गलती करी है तो कस्टमर को इस बात से कोई मतलब नहीं, कस्टमर इस प्रिंसिपल को बोलता है, ठीक है। लेसर एंड लेसी, तो लेसर लेसी में क्या है देखो, लेसर एंड लेसी, बैंक एज ए लेसर और कस्टमर क्या है? लेसी। किस कंडीशन में होता है? जब आप लॉकर में आते हैं, जब आप लॉकर, ऊपर वाला था सेफ डिपॉजिट कस्टडी, ऊपर वाला था कस्टडी और नीचे वाला था लॉकर। लॉकर में चीजें क्या होती हैं? अननोन होती हैं, और जो आपने सामान लिया हुआ है, हु हायर देम ऑन द लीज बेसिस। तो यहाँ पर क्या बोलता है? द लेसर बैंक है, ये किस केस में? लॉकर केस में। और कस्टमर क्या? लेसी है। इन सर्टेन बैंक्स द रिलेशनशिप इन टर्म इन द लाइसेंसर और लाइसेंसी, यानी इसी को लाइसेंसर नाम दिया हुआ, लाइसेंसर, और यहाँ पे लाइसेंसी। द बैंक लीज आउट द स्पेस फॉर द यूज ऑफ क्लाइंट्स, तो उसमें नॉर्मल बात है। अच्छा, अगला आया इंडेमनीफायर एंड इंडेमनीफाइड। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब, देखो इसको केस बताता हूं मैं आपको। 10,000 का ड्राफ्ट बनाया और वो मिसप्लेस हो गया। 10,000 का ड्राफ्ट बनाया, मिसप्लेस हो गया, तो बैंक क्या करेगा? बैंक उससे एक इंडेमनिटी लेगा। इंडेमनिटी लेगा, कितने रुपए के स्टैंप पे होती है? 100 रुपए के स्टैंप। ये लेगा इंडेमनिटी कि अगर हम इसको डुप्लीकेट ड्राफ्ट बना के दे रहे हैं और फ्यूचर में से ओरिजिनल भी मिल जाए तो दोनों में से एक ही का पेमेंट वो लेगा। अगर दूसरे का गलती से भी हो गया तो उसे वो पैसा वापस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें बोला हुआ है वन पार्टी प्रॉमिस टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड बाय हिम। आपके खुद के द्वारा अगर कोई लॉस बैंक होगा तो उसके अगेंस्ट में आपको क्या देना पड़ेगा? ये इंडेमनिटी बॉन्ड देना पड़ेगा, ठीक है। by the conduct of the promisor himself or conduct of any other person called the contract of indemnity। अगर ऐसा एक बंदा दूसरे को कुछ प्रॉमिस करने के लिए अपने आप को बांध रहा है, प्रॉमिस कह रहा है कि भैया तुम ये कर दो, अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं करूंगा। सेक्शन 124 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इन केस ऑफ बैंकिंग दिस रिलेशनशिप हैपेंस इन ट्रांजेक्शन ऑफ द इश्यू ऑफ डुप्लीकेट, जो मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको, ठीक है। अच्छा, ये है आपकी जो स्क्रीन सामने दिखाई दे रही है, ये हो सकता है आपको एग्जाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन दे दे। तो अगर आप थोड़ा सा सुस्त हो रहे हैं, थोड़ा चुस्त हो जाइए। 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये स्क्रीन आपको दे सकती है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन, ठीक है। देखो, हम लोगों ने ये पढ़ लिया, सेफ कस्टडी पढ़ा, लॉकर पढ़ा, ये पढ़ लिया। हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा देखना, परचेज ऑफ ए ड्राफ्ट, डेटर और क्रेडिटर। क्यों? क्योंकि पब्लिक ने क्या दिया आपको? पब्लिक ने आपको पैसा दिया, और जब जब पब्लिक पैसा देगी तो पब्लिक कौन सी कैटेगरी में आएगी? क्रेडिटर। जब भी पब्लिक पैसा आपको देगी तो क्रेडिटर है, और जब बैंक पैसा देगा तो बैंक क्रेडिटर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आ गया पे ए ड्राफ्ट। ड्राफ्ट का जब पेमेंट करना होता है तो बैंक एक ट्रस्टी की तरह काम करता है। जब उसका पैसा आ जाता है तो उसको दे देता है, ठीक है, जब तक उसका पैसा नहीं आता है, ठीक। प्लेज और मॉर्गेज, प्लेज और मॉर्गेज। तो प्लेज में यहाँ पे ऑनर और प्लेजी। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो फुल फॉर्म दी हुई है इसमें एक खास वो है, तो प्लेज की बात मैं करता हूँ। दिख रहा लिखा हुआ? इसमें थोड़ा सा वर्क करना है। क्या वर्क करना है, ध्यान से देखिएगा। इसने बोला हुआ है पॉनर हैज ए ड्यूटी टू पे द अमाउंट बैक टू द पॉनी। द पॉनी हैज ए ड्यूटी टू रिटर्न अ गुड, यानी पॉनी वो है जो जिसने क्या रखा हुआ है? कीप्स
गुड्स। जिसने सामान रखा हुआ उसको क्या बोला हुआ, पॉनी बोला हुआ है, ठीक है। और पॉनर, पॉनर का मतलब कौन हो गया, बोरोवर। पॉनी शुड नॉट मेक अनऑथराइज यूज ऑफ द गुड्स, यानी यहाँ पर जो बैंक है वो कौन है, बैंक कौन है, पॉनी है। बैंक कौन है यहाँ पे, पॉनी है, ठीक है। आप देखिए जरा, बुक में अपोजिट दिया। यहाँ पर बैंक को क्या बोला हुआ है, कौन है? पॉनर। और है कौन ये, कौन है? पॉनी। ये गलती सही कर लीजिए, ये पॉनी है और ये पॉनर है, ठीक है। ये गलती सही कर लीजिए, यहाँ पर पॉनी है। हाँ, क्लियर है, चलो आगे बढ़े। और अगर आपको याद रखना है तो याद रखने में बस ये ध्यान रखना कि ये वाला याद रख लेना, लॉकर वाला। लॉकर में कस्टमर जो है डबल ई है, ठीक है। डबल ई केवल एक जगह आएगा, वो कस्टमर के केस में लॉकर में आएगा। बाकी डबल ई कहीं पर भी अगर आएगा तो वो बैंक में आएगा। याद हो सकता है, देखो, ट्रस्टी, ट्रस्टी, मॉर्गेजी, पॉनी, ट्रस्टी, बेली, ठीक है। केवल लॉकर के केस में लेसर और लेसी होता है, बाकी सारे केस में ई वाली जो भी टर्मिनोलॉजी है वो कहाँ है, लेफ्ट हैंड साइड, यानी बैंक के लिए। याद रहेगा, जी सर। यस सर। और मैंने बोल दिया ये 2 मार्क्स की मैचिंग आती है इसमें। अगर आप ये क्वेश्चन वहां गलत कर रहे हैं तो सीधे से 2 मार्क्स आपके कम हो जाएंगे। वो ऐसा केस बना के दे सकता है कि एक बंदा बैंक में इस काम के लिए गया, उसका नाम राम सिंह था, उसने इतने रुपए जमा किए, अपना सामान जमा किया, सामान जमा करने में वो कौन सा रिलेशन रखता है बैंक के साथ, पैसे जमा करने में कौन सा रखता है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। दूसरा, अगर आपने स्टैंडर्ड इंस्ट्रक्शन लगानी है तो बैंक क्या है, एजेंट, ठीक है। अगर आपको कस्टमर के बिहाफ पे कुछ सेल्स परचेज करनी सिक्योरिटी की तो भी आप एजेंट हैं। और अगर मनी डिपॉजिट करी है लेकिन उसका कोई भी डिस्पोजल नहीं दिया हुआ है तो बैंक ट्रस्टी है। कोई चीज भूल से छूट जाए तो बैंक ट्रस्टी है। अगर शेयर गिवन फॉर सेल है तो बैंक क्या है, एजेंट है। और हाइपोथिकेशन, हाइपोथिकेटी और टिकेटर, तो डबल ई वाले जितने हैं वो बैंक के हैं। केवल लेसर वाला जो केस है इसको ध्यान रख लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन ये गलती वहां पर मत करके आइएगा। बार बार मैं बता रहा हूँ कि केवल लॉकर वाले केस में, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि तीनों एल हैं, लॉकर, एल, एल। लॉकर वाले केस में लेसर और लेसी होता है, ठीक है। चलो, तो आज का जो ये वाला पार्ट था हमारा, ये पार्ट हमारा यहीं तक खत्म होगा और इसमें आपका रिलेशन खत्म हो गया। लेकिन जो कल अब जो आगे चलेगा बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें से 5 to 10 मार्क्स आपको जेआईबी में मिलते हैं, ठीक है। यही चीज़ हमारी एएफबी का लास्ट मॉड्यूल भी है, यही हमारा लीगल में भी यूज होता है, यही हमारा पीपीपी में भी यूज होता है। तो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग वाला जो टॉपिक है वो हमें बहुत अच्छी तरह करना है, ठीक है।